हेलो फ्यूचर के डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पार्ट 2 ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जिसमें कि हम लोग 2010 से लेकर 2016 तक टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नीट का प्रीवियस क्वेश्चन और AIPMT का। ओके, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, देखिए। तो टोटल रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया normal to the direction of incidence received at a distance capital R from the center of a star of radius small r whose outer surface radiates such a black body at a temperature T is given by for sigma is Stefan's constant। देखिए, एक बॉडी है जो कि ब्लैक बॉडी की तरह एक्ट करता है, उसका रेडियस जो है वो r है, रेडियस जो है वो स्मॉल r है। रेडियस क्या है? स्मॉल r है। अगर वो कुछ इंटेंसिटी रेडिएट करेगा तो वो इंटेंसिटी जो रेडिएट करेगा वो कितना करेगा? एट ए डिस्टेंस कैपिटल आर। ओके, देखिए, इसकी वजह से पावर क्या होगा? रेडिएंट पावर होगा P इक्वल टू सिग्मा ए टी टू द पावर 4। टोटल रेडिएंट पावर पूछा है, टोटल रेडिएंट पावर। ओके, टोटल रेडिएंट पावर पर यूनिट एरिया मतलब इंटेंसिटी के बारे में पूछा है। तो इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी होता है आपका पावर बाय जो एरिया है, जितने एरिया में फैला हुआ है, 4πr²। पावर कितना है? सिग्मा ए टी टू द पावर 4। ए कौन सा है? ए है आपका जो सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी है। सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी मतलब रेडियस आर दिया हुआ है, तो 4πr² टी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4π कैपिटल R² जो डिस्टेंस है। ओके, तो इसमें आपका आ जाएगा सिग्मा R² टी टू द पावर 4 बाय कैपिटल R²। सो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। जो स्मॉल आर है वो रेडियस ऑफ द बॉडी है, ब्लैक बॉडी, और जो कैपिटल आर है वो डिस्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ए सिलिंड्रिकल मेटेलिक रॉड इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद टू रिजर्वायर। रिजर्वायर मतलब दो, थीटा 1 और थीटा 2, यहाँ पे दो रिजर्वायर हैं। रिजर्वायर मतलब इसका टेम्परेचर नहीं घटेगा अगर वो कुछ हीट अगर इसको दे देगा तो। ओके, तो इसका टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट माना जाता है, थीटा 1 थीटा 2। एक थर्मल कॉन्टैक्ट में है कि मेटेलिक रॉड मान लेते हैं, मेटेलिक रॉड है ऐसे। इसका कोई लेंथ होगा, मान लेते हैं लेंथ L है, एरिया जो है वो A है और रेडियस जो है वो R है। ओके, एरिया तो A होगा ना, πr²। ये क्या होगा? πr²। क्या पूछा गया यहाँ पे कि हीट दिया गया है, यहाँ पे Q हीट फ्लो करता है T टाइम में। The metallic rod is melted and the material is formed into a rod of half of the radius to the original rod. What amount of heat conducted by the new rod? ओके, अब हमने दोनों रिजर्वायर के बीच में इसको रखा था। तो पहले केस में क्या है कि इसका मान लेते हैं थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो K है। तो पहले केस में कितना हीट फ्लो करेगा? डेल क्यू बाय डेल टी कितना होगा? डेल क्यू बाय डेल टी आपका होगा K इंटू ए बाय एल थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब दोनों केस में बोला है कि थीटा 1 माइनस थीटा 2 जो है वो सेम है, K भी सेम है क्योंकि सेम मटेरियल है। ओके, तो डेल क्यू बाय डेल टी जो H है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया बाय लेंथ। अभी हम एक ही मेटल को हम अगर उसको मेल्ट करेंगे और बनाएंगे तो उसका वॉल्यूम सेम रहेगा। इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा। मतलब इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको रेडियस चेंज हो रहा है ना, तो इसको लिखते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं? A² बाय AL। तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A², क्योंकि AL जो है वो वॉल्यूम हो जाएगा, AL क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A²। सो H इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R टू द पावर 4, क्योंकि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A², सॉरी A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R²। सो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R टू द पावर 4। तो अभी H1 बाय H2 करो। H1 बाय H2 विल बी R1 बाय R2 टू द पावर 4। अभी R1 कितना है? R है। R2 में कितना? आधा हो गया, R बाय 2 पावर 4। तो H1 बाय H2 विल बी 16। तो H2 कितना हो जाएगा? H2 विल बी योर H1 बाय 16, H1 बाय 16। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, H1 बाय 16 और Q बाय 16। अगर पहले में Q फ्लो करता है तो दूसरे में अभी Q बाय 16 अमाउंट ऑफ हीट पर सेकेंड फ्लो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लैब ऑफ स्टोन ऑफ एरिया 0.36 मीटर स्क्वायर, मतलब एरिया दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। थिकनेस जो है वो 0.1 है, ये थिकनेस मतलब ये लेंथ की तरह वर्क करेगा, हीट ऐसे फ्लो करेगा, कैसे फ्लो करेगा। तो ओके, एक्सपोज ऑन द लोअर सरफेस ऑफ स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस, दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस, ब्लॉक इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, दिस इज एट 0 डिग्री सेल्सियस।
द अपर सरफेस ऑफ द स्लैब इन 1 आवर 4.8 kg ऑफ आइस मेल्टेड। 1 आवर टाइम कितना दिया हुआ है? 1 आवर टाइम कितना दिया है? 1 आवर। 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड। कितना आइस मेल्ट हो गया? 4.8 kg ऑफ आइस मेल्टेड। 4.8 kg आइस मेल्ट हो गया 1 आवर में। ओके, 1 आवर में 4.8 kg आइस मेल्ट हो गया। तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द स्लैब पूछा गया है और डेल्टा यूनिट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है। फ्यूजन मतलब कितना है एनर्जी चाहिए पर केजी, पर केजी में दिया हुआ है, तो कितना एनर्जी चाहिए 1 केजी को चेंज करने में आइस से वाटर में। ओके, तो यहाँ पूछा गया आपका एरिया दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, डेल थीटा ऑल्सो दिया हुआ है, क्योंकि डेल थीटा मतलब, तो यहाँ पे आपका डेल थीटा वैल्यू कितना हो जाएगा? डेल थीटा इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो अभी यहाँ पे जितना भी हीट फ्लो करेगा इतने टाइम में कितना हीट फ्लो करेगा? के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाय एल इंटू टी। वो क्या करेगा? वो आपका आइस को मेल्ट कर देगा। आइस को मेल्ट करेगा मतलब एम एल, ए नहीं है, ये टी है। ओके, ये क्या है? टी है। उसके बाद यहाँ पे हम के का वैल्यू कैसे निकालेंगे? के का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे पुट कर लो ऑल द वैल्यूज। 0.36 इंटू 100 बाय 0.1 इंटू टाइम कितना दिया? 3600 इक्वल टू 4.8 इंटू 3.36 इंटू 10⁵। तो के का वैल्यू आपका यहाँ पे आ जाएगा, वो आ जाएगा 1.24 जूल पर मीटर पर सेकेंड पर डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन दिया गया है लिक्विड ऑक्सीजन एट 50 केल्विन इज हीटेड टू 300 केल्विन, मतलब चेंज कितना हुआ? 250। कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm, कांस्टेंट प्रेशर, द रेट ऑफ हीटिंग इज कांस्टेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ टेंपरेचर विद टाइम। देखिए यहाँ पे रेट ऑफ हीटिंग कांस्टेंट दिया है, 50 से 300 केल्विन में लेना है लिक्विड ऑक्सीजन को। तो लिक्विड ऑक्सीजन पहले क्या होगा? पहले उसका पहले टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे उसका बॉइलिंग है, ओके, जहाँ पे वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वहाँ पे उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। उसके बाद खाली फेज चेंज होगा, उसके बाद फिर से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, तो कौन सा ग्राफ सही हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन 2012 का है। इफ द रेडियस ऑफ ए स्टार इज कैपिटल आर एंड इट्स एक्ट्स एज ए ब्लैक बॉडी, मतलब ई इक्वल टू 1, ब्लैक बॉडी मतलब ई इक्वल टू 1, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर ऑफ द स्टार इन व्हिच द रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इज क्यू। रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन को क्यू दिया है। ओके, रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, तो आपको पता है जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है? क्यू इक्वल टू सिग्मा ए टी टू द पावर 4। क्यू जो है वो डी क्यू बाई डी टी है। ओके, रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, तो टी टू द फोर यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यू बाय सिग्मा ए, क्यू बाय सिग्मा ए मतलब क्यू बाय सिग्मा ए टू द पावर, ये हो गया। ओके, टी कितना हो जाएगा? क्यू बाय सिग्मा ए टू द पावर 1/4, 1/4। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 998 kg per meter cube. Okay, at 40 degrees Celsius is 992 kg per meter cube. The coefficient of volume expansion of water. Volume expansion का ये पूछा है। तो आपको पता है कि जो फाइनल डेंसिटी होता है एट T2, ओके, फाइनल डेंसिटी जो होता है वो रो T2 इक्वल टू रो T1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ओके, तो यहाँ पे आप पुट कर लो 992 इक्वल टू 998 बाय 1 प्लस गामा इंटू 20, तो कितना हो जाएगा? 992 प्लस 992 इंटू गामा इंटू 20 इक्वल टू 998, तो ये 6 हो जाएगा, तो गामा इक्वल टू 6 बाय 992 इंटू 20, 3 इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ए फ्लूइड इज इन स्ट्रीमलाइन फ्लो across a horizontal pipe, a variable area of cross section for this which of the following is correct. Okay, the velocity is maximum at the narrowest part of the pipe and pressure is maximum at the widest part of the pipe. Velocity and pressure both are maximum at the nearest part of the pipe. Velocity and pressure both are maximum at the widest part of the pipe. The velocity is minimum at the narrowest part of the pipe and pressure is minimum at the widest part. देखिए यहाँ पे आपका वेलोसिटी और ये पूछा गया है, वेलोसिटी और आपका प्रेशर, प्रेशर पूछा है ना। हाँ, तो उनका रिलेशन क्या होता है? वैसे देखिए एक आपको पता होगा जो ए भी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ए भी इक्वल टू
कांस्टेंट, मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट, और ये इक्वेशन है p प्लस हाफ रो बी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। मान लेते हैं कि आपका जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे वेलोसिटी कम होगा, एरिया ज़्यादा होगा वेलोसिटी कम होगा। कौन सा ऑप्शन है? नेरोएस्ट पार्ट पे आपका एरिया जो वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होगा। नियरेस्ट पार्ट पे वेलोसिटी ज़्यादा, कहाँ पे नियरेस्ट पार्ट पे वेलोसिटी ज़्यादा है? एक ऑप्शन तो ये है, पहला वाला। दूसरा वाला भी आपका कुछ हद तक सही है। तीसरा वाला वाइडेस्ट पार्ट बताओ, ये तो गलत ही है, ये भी गलत है। तो पहले और दूसरे में, उसके बाद है आपका प्रेशर की बात करते हैं। तो प्रेशर क्या होगा? अगर वेलोसिटी नियरेस्ट पार्ट पे ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर यहाँ पे पुट कर लो, ये ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा नियरेस्ट पार्ट पे, क्योंकि ये दोनों मिला के कॉन्स्टेंट है। वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। तो नियरेस्ट पार्ट पे वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर कम होगा, मतलब प्रेशर जो ज़्यादा होगा वो वाइडेस्ट पार्ट पे ज़्यादा होगा, क्योंकि वाइडेस्ट पार्ट पे वेलोसिटी कम होगा। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेटल रॉड्स 1 and 2 ऑफ सेम लेंथ हैव सेम टेम्परेचर डिफरेंस। लेंथ भी सेम है और टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम है। ओके, between their ends their thermal conductivity are K1 and K2 and cross-sectional area are A1 and A2 respectively. The rate of heat conduction in one is 4 times that of 2. Rate of heat conduction in one is 4 times that of 2. Rate of heat conduction मतलब फॉर्मूला क्या होता है? मतलब है K1 A1 θ1 माइनस θ2 दोनों में डिफरेंस जो है वो सेम है आई थिंक, बाय L1 इक्वल टू K2 L2 सॉरी K2 A2 बाय L2 θ1 माइनस θ2, क्योंकि दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो सेम है और एरिया A1 A2 दिया हुआ है और लेंथ क्या है। तो यहाँ पे आपका ये कट जाएगा, L कट जाएगा यहाँ से, ये भी कट जाएगा यहाँ से, तो क्या आया यहाँ पे? तो यहाँ पे आपको 4 भी दिया हुआ है ना, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे आपका आएगा K1 A1 इक्वल टू 4 K2 A2। सो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। Next question, if the ratio of diameters, length and Young modulus of steel and copper was shown in figure, okay, P, Q and R, S. So, diameter का रेशियो मतलब diameter का जो रेशियो होता है वही तो आपका रेशियो ऑफ द रेडियस होता है, क्योंकि हमें रेडियस मोस्टली रिक्वायर्ड होता है। तो डायमीटर का जो रेशियो होगा वो रेडियस के रेशियो के बराबर होगा। तो वो कितना दिया हुआ है? P दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? P दिया हुआ है, P। और दूसरा जो है आपका वो लेंथ का रेशियो दिया, मतलब L1 बाई L2 कितना दिया हुआ है? Q। और यंग मॉड्यूलस का दिया हुआ है Y1 बाई Y2 इक्वल टू S। क्या पूछा है यहाँ पे कि रेशियो ऑफ इंक्रीज डेल L1 बाई डेल L2 पूछा है, डेल L1 बाई डेल L2। आपको पता है कि जो यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? FL डिवाइड बाय A डेल्टा L। अब यहाँ पे पुट करो इसको, दोनों यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि फोर्स कितना होगा दोनों केस में, पुट कर लेते हैं पहले। डेल एल का फॉर्मूला, डेल का कितना आ जाएगा? F1 L1 बाय A1 Y1 डिवाइड बाय F2 A2 बाय F2 L2 बाय A2 Y2। अब यहाँ पे डेल L1 बाय डेल 2 का कितना हो जाएगा? जो F1 है, F1 मतलब मान लेते हैं पहला जो है वो स्टील है, F1 जो है वो क्या है? स्टील है मान लेते हैं, और 2 को मान लेते हैं हम लोग कॉपर, कॉपर मान लेते हैं। स्टील में फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे? देखिए स्टील में फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ये 2 mg लग रहा है, ये 5 mg लग रहा है, टोटल 7 mg लग रहा है। तो फोर्स कितना हो जाएगा? 7 mg, 7 mg। F1 बाई F2 पहले लिख रहा हूँ, और इस केस में 5 mg हो जाएगा। उसके बाद L1 बाई L2, L1 बाई L2 कितना है? Q। उसके बाद A2 बाई A1, A2 बाई A1 मतलब देखो R1 बाई R2 दिया हुआ है, तो R2 बाई R1 कितना है? 1 बाई P हो जाएगा, तो R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर, 1 बाई P स्क्वायर, A2 बाई A1। उसके बाद Y2 बाई Y1, Y2 बाई Y1 मतलब 1 बाई S। तो टोटल यहाँ पे आ जाएगा आपका 7Q डिवाइडेड बाय 5P स्क्वायर S। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। देखिए यहाँ पे एक आपको बहुत अच्छा बात बता दूं कि R1 बाय R2 का जो रेशियो होता है वो D1 और D2 का रेशियो के बराबर होता है, जो डेंस आपका डायमीटर जो होता है, ओके। और A1 बाय A2 का जो रेशियो होता है वो R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर। अगर वॉल्यूम निकालेंगे स्फीयर का तो V1 बाय V2 का जो रेशियो होता है वो होता है R1 क्यूब बाय R2 क्यूब, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आपका द फॉलोइंग 4 वायर्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल व्हिच ऑफ द दिस विल बी द लार्जेस्ट एक्सटेंशन व्हेन द सेम टेंशन इज अप्लाइड। सेम टेंशन इज अप्लाइड में किस में सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन होगा। सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, y इक्वल टू एफ एल डिवाइड बाय ए इंटू डेल एल। तो सेम टेंशन मतलब फोर्स आपका सेम है, फोर्स सेम है और यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है और डायमीटर दिया हुआ है। सेम एक्सटेंशन, वाई भी सेम है, सेम मटेरियल। ओके, सेम मटेरियल मतलब डेल एल विल बी इक्वल टू व्हाट, एफ एल बाय ए वाई। अब यहाँ पे फोर्स सेम हमने टेंशन लगाया, यंग मॉड्यूलस भी सेम है, तो एल बाय ए। एल बाय ए मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय आर स्क्वायर, पहले बताया था मैंने। तो अगर आर स्क्वायर लिख सकता हूँ तो डायमीटर भी मैंने उतना लिख सकता हूँ, सो एल बाय डी स्क्वायर। तो जिसका एल बाय डी स्क्वायर ज़्यादा होगा उसका एक्सटेंशन सबसे ज़्यादा होगा, तो इसको आप ट्राई कीजिए। एल बाय डी स्क्वायर जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसका सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन होगा। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब इसको कंपेयर करेंगे चारों को तो आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेटेबिलिटी ऑफ ए सरफेस बाय ए लिक्विड डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन। वेटेबिलिटी मतलब क्या होता है? वेटेबिलिटी मतलब क्या होता है कि आपका जो एबिलिटी ऑफ ए लिक्विड टू मेंटेन कांटेक्ट विद ए सॉलिड सरफेस, मतलब सॉलिड सरफेस के साथ कितना ज़्यादा कांटेक्ट मेंटेन कर सकता है, वो कौन बताता है? डेंसिटी, एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द सरफेस एंड द लिक्विड, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। देखिए सरफेस टेंशन जो है वो एक ही जो लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल्स में लगता है। ओके, अब विस्कोसिटी तो बताता ही नहीं है, उसका भी सेम है। डेंसिटी तो बताएगा नहीं। आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द सरफेस एंड द लिक्विड, जैसे कि मान लो ये आपका सरफेस है, वाटर ऐसे है मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ज़्यादा एंगल ऑफ कांटेक्ट है, तो यहाँ पे वेटेबिलिटी इसका ज़्यादा है। अगर मान लो ऐसे हो जाता है, ऐसे सीधा ऐसे होता है, इसका ज़्यादा कांटेक्ट है ही नहीं। अब मान लो ऐसे देता है, तो इसका सबसे ज़्यादा कम, क्योंकि एक गैप रह गया ना, तो इसका जो वेटेबिलिटी सबसे कम है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन सरफेस एंड द लिक्विड ये बताता है। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पीस ऑफ आयरन इज हीटेड इन ए फ्लेम, it first becomes dull red, then becomes reddish yellow, and finally turns into white hot. The correct explanation for the above observation is possible. आपका कौन सा जो है वो, जैसे कि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग हमने जो टेम्परेचर उसको बढ़ाया, तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग उसका कलर आया। कलर मतलब अलग अलग वेवलेंथ मिला। तो कौन बताता है रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वेवलेंथ? कौन बताता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसका इंटेंसिटी ज़्यादा मिलेगा तो हमें दिखेगा? वो बताता है आपका विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, लेमडा एम टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब ये वो वेवलेंथ है जिसके लिए आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रहा है, और टी है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये क्या बताता है? विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ ये बताता है। ओके, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर कूल्स फ्रॉम 70 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस इन फर्स्ट 5 मिनट्स एंड टू 54 डिग्री सेल्सियस इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज। देखिए यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई हुआ, क्योंकि वाटर कूल हो रहा है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है? थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाय टी इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाय 2 माइनस थीटा नॉट इंटू के। थीटा नॉट क्या है? आपका सरफेस टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर है। तो पहले कितना था? 70 माइनस 60 बाय टाइम 5 इक्वल टू के इंटू 70 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइड बाय 2, सॉरी डिवाइड बाय 2 माइनस कितना दिया हुआ? थीटा नॉट इक्वल टू जितना भी आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2 इक्वल टू के इंटू 65 माइनस थीटा नॉट। अभी दूसरा इक्वेशन क्या है कि आपका अभी टेम्परेचर कितना हो गया? 60 हो गया। तो 60 हो गया, कहाँ तक जा रहा है? 54 तक। अभी जहाँ है उससे उससे 5 मिनट लग रहा है ना, तो 60 माइनस 5 54 बाय 5 इज इक्वल टू कितना? के इंटू 60 प्लस 54 बाय 2 माइनस थीटा नॉट। तो ये आपका आ जाएगा 6 बाय 5 इक्वल टू के इंटू 57 माइनस थीटा नॉट। इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए, तो दोनों को दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, के और थीटा नॉट। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, क्योंकि आप प्रोसेस आपको पता चल गया। अभी आपको वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू आप पुट कर लीजिएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आपका स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज पास इनटू 20 ग्राम ऑफ वाटर। 100 डिग्री का क्या है? 100 डिग्री का स्टीम है। क्या है? स्टीम। ये पास किया गया कहाँ पे? 20 डिग्री, 20 ग्राम ऑफ वाटर, 20 ग्राम ऑफ वाटर कितने पे है? 10 डिग्री सेल्सियस पे है। व्हेन द वाटर एक्वायर्स अ टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस, फाइनली कहाँ पे पहुंच गया? 80 डिग्री पे पहुंच गया। 80 डिग्री सेल्सियस वाटर कितना है? 20 ग्राम। 20 ग्राम। द मास ऑफ वाटर प्रेजेंट विल बी, मास ऑफ वाटर कितना प्रेजेंट है अभी? अभी टोटल वाटर देखिए, अगर 20 डिग्री पे आ गया तो स्टीम भी 20 डिग्री पे आएगा, क्योंकि फाइनली सब तो एक ही जगह पे आएंगे ना। स्टीम भी आना चाहिए 20 डिग्री पे, तो स्टीम तो डायरेक्ट 20 डिग्री पे आएगा नहीं। देखिए वाटर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस से कहाँ गया? 20 डिग्री पे गया, तो वो एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी। तो कौन रिलीज करेगा? स्टीम। स्टीम भी कन्वर्ट होगा, क्योंकि मिक्स करेंगे तो दोनों फाइनली सेम टेम्परेचर पे आएगा। तो 100 डिग्री स्टीम पहले कन्वर्ट होगा आपका 100 डिग्री वाटर पे। 100 डिग्री वाटर पे मान लेते हैं एम है। क्या है? एम है। अब 100 डिग्री ऑफ वाटर क्या होगा? 80 डिग्री हाँ 80 डिग्री ऑफ वाटर में कन्वर्ट होगा एम एच डेल्टा टी। तो कितना हीट रिलीज करेगा ये? एम एल प्लस एम एच डेल्टा टी यहाँ पे, और ये यहाँ पे जाएगा। तो एम एल कितना है? एम इंटू स्टीम टू वाटर, मतलब 540 प्लस एम एच डेल्टा टी, मास ऑफ जो स्टीम था पहले एम ले लेते हैं, स्पेसिफिक हीट अब अभी वाटर में कन्वर्ट हो गया, अभी कन्वर्ट होता है 80 पे, 100 टू 80, तो 1 हो जाएगा, और 20 डिग्री चेंज हो रहा है ना। अभी ये हीट कहाँ गया? ये वाटर जो था 10 डिग्री पे वो गया 20 डिग्री पे। मास कितना था? 20, स्पेसिफिक हीट 1 होता है। तो यहाँ पे कितना चेंज हुआ? यहाँ पे 70 डिग्री चेंज हुआ, क्योंकि 10 से आपका जा रहा है 80 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो एम का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2.5 ग्राम। 2.5 ग्राम। तो अभी टोटल, अब मिक्स करने के बाद टोटल वाटर कितना हो गया? क्योंकि फाइनल सब 20 डिग्री पे आ गए ना। टोटल वाटर कितना हो गया? 20 ग्राम पहले था प्लस 2.5 ग्राम अभी हो गया, तो 22.5 ग्राम। 22.5 ग्राम। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है कि आप ए सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ ए लिक्विड ऑफ रेडियस स्मॉल आर, रेडियस स्मॉल आर, मान लेते हैं एन ड्रॉप्स है। क्या है? एन ड्रॉप्स form a single drop of the radius capital R and volume capital V if T the surface tension of the liquid, then एनर्जी पूछा है, सरफेस एनर्जी। कैपिटल एन मतलब कि एन नंबर ऑफ ड्रॉप अगर मिलके कैपिटल ड्रॉप बनाएंगे तो एन नंबर ऑफ ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा उसको अगर ऐड करेंगे तो वो सिंगल ड्रॉप बनेगा, जिसका वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब है। अभी यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 4/3 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, तो एन इंटू आर क्यूब इक्वल टू आर क्यूब। तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा? एन का वैल्यू आपका आ जाएगा आर क्यूब डिवाइड बाय आर क्यूब। अभी बोला कि सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी मतलब क्या होता है? सरफेस एनर्जी मतलब एनर्जी कितना होता है आपका? होता है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। एरिया कितना चेंज हुआ इनिशियल टू फाइनल। तो क्योंकि इनिशियल टू फाइनल क्यों किया? क्योंकि इनिशियली बहुत ज़्यादा एरिया था। एन नंबर ऑफ ड्रॉप्स अगर होंगे, उनका रेडियस आर होगा, स्मॉल आर, उनका टोटल एरिया कितना होगा? एन इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब फाइनली अगर वो लोग बिगर ड्रॉप बनाएंगे तो सरफेस एरिया फाइनली कम हो जाएगा ना। सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी रिलीज होगा तो कितना एनर्जी रिलीज होगा? सरफेस टेंशन इंटू इनिशियल एरिया माइनस फाइनल एरिया, क्योंकि इनिशियल एरिया ज़्यादा था। अगर बहुत सारा ड्रॉप, अगर मान लो एक ड्रॉप टूटा बहुत सारा ड्रॉप में, तो एनर्जी उसको एक्सेप्ट करता है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ओके, तो ठीक है। टेंशन ए इनिशियल माइनस ए फाइनल। अभी इनिशियल एरिया कितना है? इनिशियल एरिया है आपका 4 पाई आर स्क्वायर माइनस फाइनल एरिया कितना है? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अभी 4 पाई इसको बाहर निकाल लेते हैं, 4 पाई टी को। आर स्क्वायर कितना है? आर स्क्वायर यहाँ पे वॉल्यूम के टर्म में पूछा है, तो वॉल्यूम क्या है यहाँ पे? एक्चुअल में जो फाइनल वॉल्यूम है वो क्या है? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब है ना, कैपिटल आर क्यूब। तो 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, इसको पहले नहीं लिखते हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्म में। तो टी इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 3 डिवाइड कर देते, 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, और आर क्यूब है ना डिवाइड किया तो आर स्क्वायर बाय आर क्यूब हो जाएगा ये। ओके, माइनस 4/3 पाई
आर क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/r। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो टी इंटू क्या हो जाएगा, 4/3, ये आपका भी हो गया, भी इंटू 3 आर स्क्वायर बाय, यहाँ पे देखिए आप कैपिटल आर क्यूब बाय स्मॉल आर क्यूब इक्वल टू कितना आया, एन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एन। ओके, देखिए यहाँ पे आपका एन इंटू 4/r हो जाएगा, एन इंटू 4/r², एन का वैल्यू क्या है, कैपिटल आर क्यूब बाय स्मॉल आर क्यूब इंटू इंटू 3 इंटू आर स्क्वायर बाय आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 3/r। तो यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें कैंसिल कर देते हैं, जैसे कि आपका ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये आपका आर बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका कितना बचेगा, ये भी हो जाएगा ना, ये वाला टोटल भी हो जाएगा, कैपिटल भी, तो 3/r बच जाएगा। तो टोटल यहाँ पे जो बचने वाला है उसको मैं लिख देता हूँ सीधा, वो हो जाएगा आपका टी इंटू 3v स्मॉल आर माइनस 3v कैपिटल आर। तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे कॉमन लेते हैं 3v/t 1/r माइनस 1/कैपिटल आर। So option C is correct. Copper of fixed volume capital V is drawn into wire of length L. When the wire is subjected to a constant force, the extension produced in the wire is del L. तो जब the following graph is straight line. Straight line मतलब कौन सा ग्राफ है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, डेल एल एन 1/l, डेल एल एल स्क्वायर, डेल एल 1/l², डेल एल एल। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, एक ये वाला इससे, ये वाला इसके ऊपर, ये वाला इसके ऊपर, ये वाला इसके ऊपर, जो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वही वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, फिक्स्ड वॉल्यूम मतलब v इक्वल टू कांस्टेंट है, पहले लिख देते हैं। आपको पता है जो y होता है वो क्या होता है, एफ एल बाय ए डेल एल, ए डेल एल। तो वॉल्यूम फिक्स है, तो एक काम करते हैं, नीचे हम लोग यहाँ पे सब एल के टर्म्स में दिया हुआ, तो हम एरिया को यहाँ पे नहीं हटा सकते, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एफ एल इंटू एल स्क्वायर कर देते हैं, डिवाइड बाई ए इंटू एल इंटू, नहीं यहाँ पे एल एल मल्टीप्लाई होगा ना, डेल एल। तो ए इंटू एल जो है वॉल्यूम हो जाएगा, तो एफ इंटू एल स्क्वायर बाय वॉल्यूम इंटू डेल एल, वॉल्यूम इंटू डेल एल। तो डेल एल जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका एफ एल स्क्वायर बाय वाई इंटू भी कांस्टेंट है, वाई भी कांस्टेंट, कांस्टेंट फोर्स से अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, और एक्सटेंशन डेल एल है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वाई यंग मॉड्यूलस इज आल्सो कांस्टेंट। तो डेल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, डेल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर में डेल एल और एल स्क्वायर के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा आपका स्ट्रेट लाइन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Next question. On observing light from the three different stars P, Q, R, it was found that intensity of violet color is maximum. Violet color is maximum in the spectrum P. The intensity of green color is maximum in the spectrum R. The intensity of red color is maximum in the Q. If TP, TQ and TR basically respective absolute temperature P, Q, R. देखिए वही डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है कि वेवलेंथ जो मैक्सिमम इंटेंसिटी देता है वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर इज बेसिकली इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगा उतना कम टेम्परेचर होगा। तो आप अगर यहाँ पे देखें इस केस में, तो सबसे वेवलेंथ ज़्यादा कितना, तीनों कलर दिया हुआ है, वेवलेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ ग्रीन इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वायलेट। इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ रेड इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ ग्रीन इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ वायलेट। तो यहाँ पे रेड जो दिया हुआ है वो क्यू के केस में दिया हुआ है, उसके बाद ग्रीन दिया हुआ है आपका रेड के केस में, उसके बाद आपका पी। सो यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, टी पी इज ग्रेटर देन टी आर इज ग्रेटर देन टी क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वाइंड विथ ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड blows parallel to the roof of a house. Okay. The area of the roof is 250 meters square, assuming that the pressure inside the house is atmospheric pressure. Pressure inside the house atmospheric pressure मतलब क्या है, inside जो है मतलब inside लिख देते हैं I, वो atmosphere मतलब P नॉट के इक्वल है, और a wind with a speed of blows parallel to the house मतलब जो इसका वेलोसिटी है आउटसाइड, जो वेलोसिटी है आउटसाइड वो कितना है 40 मीटर पर सेकेंड।
inside the atmospheric pressure. The force exerted by the wind on the roof and the direction of the force. Direction of the force पूछा है. Direction of the force मतलब क्या? फोर्स कैसे निकालेंगे? इनसाइड से, जैसे मान लेते हैं ये घर है, इनसाइड से कितना प्रेशर लग रहा है एंड आउटसाइड से कितना प्रेशर लग रहा है, उसका एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया, एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया. अब इनसाइड से कितना प्रेशर लग रहा है? पी नॉट लग रहा है. आउटसाइड से पी आउटसाइड, पी आउटसाइड. तो इसका जो फोर्स लगेगा वो जाएगा कितना प्रेशर इनसाइड से लग रहा है माइनस कितना आउटसाइड से लग रहा है इनटू एरिया, इनटू एरिया. एरिया तो दिया हुआ है, तो अभी प्रेशर निकालते हैं. प्रेशर कैसे निकालेंगे? क्या आपको पता है कि P1 प्लस हाफ रो बी स्क्वायर, रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर. इसको हम लोग आउटर सर्फेस एंड इंटर सर्फेस पे अप्लाई करते हैं. तो मान लेते हैं P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर. तो V1 तो जीरो है, अंदर जो है वेलोसिटी वो जीरो है और आउटसाइड वेलोसिटी दिया हुआ है. तो हाफ इंटू रो मतलब कितना 1.2 और ये कितना दिया हुआ है 40 स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर. इसको आप लोग यहाँ पे पुट कर लो, सीधा सीधा हम लोग निकालते हैं यहाँ पे. तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? एफ इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे, इसका डिफरेंस ये जो आया ये आया 960 इंटू 250. तो ये आपका आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁵ न्यूटन. तो इनसाइड का जो फोर्स है वो लग रहा है, नेट फोर्स जो है वो आउटसाइड लग रहा है, मतलब ऊपर की तरफ, रूप में बोला है ना, ऊपर की तरफ आपका इतना फोर्स है 2.5 इंटू 10⁵. So यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. द टू एंड्स ऑफ ए मेटल रॉड आर मेंटेन एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस एंड एक 110 डिग्री सेल्सियस. मान लेते हैं ये 100 डिग्री 110 है ये और ये 100 डिग्री सेल्सियस है. द रेट ऑफ हीट फ्लो इन द रॉड इज फाउंड टू बी 4 जूल पर सेकंड, मतलब एच दिया हुआ है वैसे, डी क्यू बाई डी टी 4 जूल पर सेकंड. इफ द एंड्स आर मेंटेन एट द टेम्परेचर ऑफ 200 एंड 210, द रेट ऑफ हीट फ्लो, अगर सब कुछ सेम है, टेम्परेचर अगर चेंज कर देते हैं कितना 210 डिग्री सेल्सियस एंड 200 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा? बाकी सब सेम है. बाकी सब सेम है तो एच डायरेक्ट इक्वल टू θ1 माइनस θ2. अभी θ1 माइनस θ2 क्या है? दोनों यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है. तो जितना रेट से हीट फ्लो कर रहा था उतना रेट से हीट फ्लो करेगा. तो यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, नो चेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास. यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील कितना है? y ऑफ स्टील लिख देते हैं, ट्वाइस ऑफ y ऑफ ब्रास. और टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ L1 इक्वल टू LS इक्वल टू LB. ओके, एंड सेम सरफेस एरिया, सेम एरिया ऑफ मतलब A S इक्वल टू AB. One of steel and another brass suspended from the same roof. If we want to lower the ends of wire to be at the same level lower करना है, मतलब सेम हमें चाहिए del L. सेम क्या चाहिए? del L. देन वेट टू बी एडेड. अभी देखिए यहाँ पे जो यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला कितना वेट है, मतलब कितना बेसिकली पूछा गया है उसका रेशियो एफ ए बाय एफ बी का रेशियो पूछा गया है, कितना वेट. ओके, यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एल डिवाइड बाय ए डेल एल. एरिया सेम है, लेंथ सेम है, तो डेल एल भी सेम है दोनों में. तो वाई डैट इज टू व्हाट? फोर्स. तो F1 बाय एफ एस बाय एफ ब्रास इक्वल टू वाई ऑफ स्टील बाय वाई ऑफ ब्रास. वाई ऑफ स्टील कितना है? 2 वाई ऑफ ब्रास बाय वाई ऑफ ब्रास, तो कितना हो जाएगा? 2/1. सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन इज 5 इंटू 10⁴ केल्विन इनवर्स. वॉल्यूम एक्सपेंशन तो गामा दिया है बेसिकली, कितना दिया है? 5 इंटू 10⁴ केल्विन इनवर्स. द फ्रैक्शनल चेंज द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन. डेंसिटी कितना चेंज होगा बोल. देखिए फाइनल डेंसिटी जो होता है वो होता है इनिशियल डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा डेल्टा टी. अब इसको हम बहुत कम होगा ये चीज़, तो हम इसको गामा इनिशियल 1 माइनस गामा डेल्टा टी कर सकते हैं. रो इनिशियल 1 माइनस गामा डेल्टा टी. तो यहाँ पे रो फाइनल माइनस रो इनिशियल फ्रैक्शन पूछा है ना, इक्वल टू रो इनिशियल इंटू गामा डेल्टा टी. और इसको जाके यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे तो रो फाइनल माइनस रो इनिशियल डिवाइड बाय रो इनिशियल, जो कि आपका डेल्टा चेंज इन डेंसिटी बाय रो इनिशियल इक्वल टू हो जाएगा गामा डेल्टा टी. तो ये क्या होगा? फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी. गामा कितना दिया हुआ है?
5 इंटू 10⁴ और चेंज इन टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 40 माइनस हो जाएगा शायद ये। हाँ, ये माइनस हो जाएगा। ओके, माइनस हो जाएगा कितना चेंज हुआ। अच्छा, ये 10⁻⁴ है, सॉरी यहाँ पे 10⁻⁴ यहाँ पे आंसर मैं देख रहा था कुछ और आ रहा था। 10⁻⁴ यहाँ पे आप पुट कर लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 0.020। ओके, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। वाटर rises to a height of h in capillary tube if the length of capillary tube above the surface of water is made less than h. Then देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कैपिलरी ट्यूब है, वाटर इतना हाइट तक जा सकता है, मैक्सिमम इतना हाइट तक जा सकता है वाटर, ये मानते हैं एच है। अगर हमने कैपिलरी ट्यूब इससे कम बनाया तो क्या होगा? वाटर क्या गिर जाएगा ऊपर? पहला ऑप्शन दिया है, वाटर राइजेस अप टू ए पॉइंट ए लिटिल बिलो द टॉप एंड स्टेज देयर। Water doesn't rise at all. Water rises up to the tip of the capillary tube and then starts overflowing like a fountain. Water rises up to the top of the capillary tube and stays there without flowing. अगर अगर एच हाइट था, मैक्सिमम हाइट एच है तो एच जा सकता है, इतना तक जा सकता है। अगर कम हाइट वाला रखेंगे तो ये ऊपर किस लिए जाता है? ये फोर्स की वजह से जाता है, इसके और तो वाटर और ये सरफेस की वजह से, जो उसके उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है उसकी वजह से ऊपर जाता है, एडहेसिव फोर्स जो लगता है। अभी वाटर ऐसे जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, मान लें यहाँ पे अभी ऊपर तो है नहीं कुछ, तो वाटर ऊपर नहीं जाएगा, तो वाटर यहाँ पे ऐसे रह जाएगा, कंप्लीटली यहाँ पे रहेगा, उसके ऊपर जाएगा ही नहीं। जब मान लो आप कैपिलरी ट्यूब यूज करते हो तो थोड़ी ना वैसा कि वाटर ऊपर जा रहा है, जा रहा है, ऊपर कुछ पाइप अवेलेबल ही नहीं है, वाटर जाया ही जा रहा है, मतलब ऐसे तो नहीं आएगा ना। जहां तक पाइप है वहां तक वाटर जाएगा, उसके बाद वाटर नहीं गिरेगा, क्योंकि उसके ऊपर पानी जा ही नहीं पाएगा, तो गिरेगा कैसे? वहां तक पानी जाएगा, क्योंकि हम नीचे तक मोटर फिट नहीं किए यहाँ पे कि पानी को हम लोग कुछ वेलोसिटी दे रहे हैं तो ऊपर जा रहा है, नहीं, ऑटोमेटिकली जा रहा है कैपिलरी ट्यूब में। तो वाटर राइजेस अप टू टॉप ऑफ द कैपिलरी ट्यूब एंड स्टेज देयर विदाउट फ्लोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द सिलिंड्रिकल ट्यूब ऑफ ए स्प्रे पंप हैज रेडियस कैपिटल आर, one end of which has n fine holes, each of radius small r. If the speed of the liquid is capital V, the speed of the ejection of the liquid through the hole basically. Okay, मान लेते हैं कि एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है, सिलिंड्रिकल ट्यूब है, यहाँ पे ऐसे इसका जो एरिया है वो रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, वेलोसिटी ऑफ द ट्यूब कितना है? वी है यहाँ पे। ओके, अभी यहाँ पे मान लेते हैं ऐसे है, जहाँ पे निकल रहा है ना वहाँ पे स्मॉल स्मॉल होल का n नंबर ऑफ ये है। तो आपको पता है कि जो ए वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट आपने सुना होगा, ए वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट एरिया इनटू वेलोसिटी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे एरिया कितना है पहले में? पाई आर, का वेलोसिटी कितना है? वी है। अब यहाँ एन नंबर ऑफ होल है और स्मॉल रेडियस आर, स्मॉल रेडियस स्मॉल आर बेसिकली। ओके, तो एन नंबर ऑफ रेडियस मतलब एन इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा टोटल एरिया। अब मान लेते हैं वॉल्यूम, जो वेलोसिटी ऑफ द ईच जो जहाँ से निकलेगा वो है वी, स्मॉल वी। तो स्मॉल वी क्या हो जाएगा? पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर कैपिटल वी डिवाइडेड बाय एन आर स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पे? ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ए बॉडी कूल्स फ्रॉम ए टेम्परेचर 3T to 2T in 10 minutes. The room temperature is T. Okay. Assume the Newton's law of cooling is applicable. The temperature of the body at the end of next 10 minutes. तो इनिशियल टेम्परेचर कितना था? 3T था, अभी कितना हो गया? 2T था। आउटर टेम्परेचर कितना है? टाइम कितना लगा? 10 डिग्री 10 मिनट। आउटर टेम्परेचर जो है वो है आपका T। तो हम यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई कर सकते हैं। θ1 माइनस θ2 बाय T इक्वल टू θ1 प्लस θ2 बाय 2 माइनस θ0 इंटू के। θ1 माइनस θ2 मतलब 3T माइनस 2T बाय 10 मतलब T बाय 10 इक्वल टू θ1 प्लस θ2 3T प्लस 5T बाय 2 5T बाय 2 इंटू कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना, माइनस कितना? T इंटू के। और दूसरा इक्वेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो के का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो के का वैल्यू हो जाएगा 1/15। दूसरा इक्वेशन लिखो, अभी टेम्परेचर कितना था? अभी 2T था, 2T से कहाँ कहाँ चला गया? फाइनल टेम्परेचर पूछा है वैसे, 2T माइनस मान लेते हैं फाइनल टेम्परेचर, वो T फाइनल है, बाय कितना टाइम? 10 मिनट इक्वल टू के का वैल्यू 1/15 डायरेक्ट पुट कर लेते हैं, 2T प्लस टी एफ
बाय 2 माइनस टी। तो ये हो जाएगा आपका 2t माइनस टी एफ, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/3, और ये हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा 2t, सो टी एफ बाय 2। टी एफ बाय 2 मतलब टी एफ इक्वल टू 3/2 टी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो हमने टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस किया आज, और बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है हम उसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।